Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. I hope आप सभी अच्छे होंगे। हमने आपके लिए एक सीरीज़ चला रखी थी निःशुल्क क्लास का पीएटी एग्ज़ाम के लिए। तो आज उसमें हम एग्रोनॉमी का चैप्टर जो थर्ड है ना, भू परिष्करण यानी कि जो टिलेज है, इस पे चर्चा करेंगे। इसकी जो क्लास है वो करवाएंगे आपको, ठीक है। ये क्लास 1 होगा। हम लगातार आपके लिए जो क्लासेस हैं टिलेज से संबंधित वो आपके एग्ज़ाम के लिए लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में जो आपका भू परिष्करण है, जो टिलेज है, ये क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा आज की कक्षा में या फिर क्लास में, ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली जो वीडियो लेक्चर्स है और जो क्विज सेशन है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया। अगर इसमें ज्वाइन नहीं हो आप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ये जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर में आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्लास है टॉपिक आप सभी को पता चल ही गया है, भू परिष्करण, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। चलिए तो इसमें आज के इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन, तो चलिए टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भू परिष्करण का जो डेफिनेशन है टिलेज का, उसके बारे में। देन टाइप्स ऑफ टिलेज यानी कि भू परिष्करण के प्रकार क्या क्या होते हैं। उसके बाद कृषि यंत्रों हेतु उपयोगी सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्रों के बारे में। ओके, तो ये हमारा जो 4 टॉपिक है इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भू परिष्करण की परिभाषा के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, भू परिष्करण जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन सा, भू और परिष्करण, ठीक है। भू का अर्थ क्या होता है, भूमि अथवा मृदा, और परिष्करण का अर्थ होता है खेती से लेकर फसल की कटाई तक भूमि में की जाने वाली क्रिया। दोनों को मिलाकर हम भू परिष्करण कहते हैं, ठीक है, या फिर टिलेज कहते हैं। अगर इसका हम साइंटिफिक ढंग से अगर डेफिनेशन बताएं तो क्या हो जाएगा, भूमि की तैयारी से लेकर भूमि को फसल बोने योग्य बनाना, या उसमें फसल बोने व उसकी कटाई तक की जो भी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जो कि आपकी भूमि में की जाती है, वो आपका भू परिष्करण या फिर टिलेज कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका क्रॉप रहेगा ना, तो उसको जो बीज रहेगा ना, उसको बोने से लेके उसका लास्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई तक के बीच में जितने भी आप प्रोसेस करोगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं या फिर भू परिष्करण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भू परिष्करण के जनक किन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भू परिष्करण के जो जनक है वो आपके, या फादर जो है वो आपके कौन है, तो जैंथ्रो टूल है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं क्या, टिल्थ, ठीक, कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा टिल्थ किसको बोलते हैं, तो मृदा की वह भौतिक दशा जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है उसे ही हम टिल्थ कहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया आपका किसके बाद आती है, टिलेज के बाद आती है। तो छोटा सा पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं भू परिष्करण के प्रकारों के बारे में। तो देखिए इसके प्रायः 2 प्रकार हैं। एक है आपका प्राथमिक भू परिष्करण, दूसरा क्या है आपका द्वितीयक भू परिष्करण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके, प्राथमिक भू परिष्करण, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज, ठीक। तो जब खेतों में कृषि क्रियाएं फसल बुआई के पूर्व किया जाता है उसे प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, बुआई के पूर्व अगर कोई भी हम प्रोसेस करेंगे फील्ड में, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, आपका प्राइमरी टिलेज कहेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, करने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए इसमें भूमि की संरचना में सुधार आती है, मेड़बंदी करते हैं, क्यारी बनाते हैं, गोबर व हरी जो खाद है ना उसकी पलटाई करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब जिस टाइम गर्मी का सीज़न रहता है, ठीक है, तो जब बरसात आने वाली होती है तो क्या करते हैं बहुत सारे किसान खेतों में जो गोबर की खाद है उसको क्या करते हैं, कूड़ के रूप में जगह जगह आपका इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद उसकी जोताई कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो भी आपका किस में आता है, प्राइमरी टिलेज में आता है। इसके बाद है खेत को समतल करना,
बीज सया यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन करना, ये प्रिपरेशन है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे ये सीड बेड प्रिपरेशन है, ओके। इसके बाद है बड़े आकार के ढेले की तोड़ाई करना। तो ये आपका क्या है, मेन आपका क्या है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपका भू परिष्करण के प्रकार में जो प्राथमिक भू परिष्करण है उसका, कि क्यों करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा है प्राथमिक भू परिष्करण के हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए देसी हल, इसके बाद है मोल्ड बोल हल जिसको अपन एम्बी प्लाव बोलते हैं, देन है रोटावेटर, फिर रोलर, भूमि खुरचन यंत्र जिसको अपन स्क्रैपर बोलते हैं, बखर और चेसल हल। पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में प्राथमिक भू परिष्करण के उदाहरण कौन कौन से हैं ऐसे करके, या कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र इन ऑप्शनों में से कौन सा है, या इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र में कौन कौन आते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी टीलेज। दूसरा आता है आपका क्या, द्वितीयक भू परिष्करण जिसको अपन सेकेंडरी टीलेज के नाम से जानते हैं। तो जब खेतों में कृषि कार्य बुआई के बाद से लेकर कटाई तक किया जाता है उसे ही हम द्वितीयक भू परिष्करण करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्या कर दिए, सीड सोइंग कर दिए, सीड सोइंग करने के बाद से लेके जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है ना, जो आपका फील्ड रहेगा उसमें कटाई तक का, उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी टीलेज या फिर द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। इसका देखो उद्देश्य, सबसे पहला आता है निराई गुड़ाई करना, ठीक है, खरपतवार को नष्ट करना। अगर एक्स्ट्रा जो प्लांट्स है अगर वहाँ पे उग गए हैं क्रॉप के साथ तो उसको क्या करना, उखाड़ देना या नष्ट कर देना। भूमि की पपड़ी तोड़ना, मिट्टी चढ़ाना। अब बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे कि आपका आलू हो गया, उसमें अर्थिंग अप का प्रोसेस किया जाता है, मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है आपका द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत ही आता है। देन है नमी संरक्षण हेतु पाटा चलाना। आपने देखा होगा अक्सर पाटा चलाया जाता है, ठीक है, तो वो आपका किस में आता है, तो द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टीलेज या द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र, तो इसमें आपका कल्टीवेटर, हैरो, हो, ये सभी आते हैं, ठीक है, आपका सेकेंडरी जो टीलेज होता है इसमें, ठीक है। अब प्राथमिक जो आपका टीलेज है या प्राइमरी जो टीलेज है और सेकेंडरी टीलेज है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, एग्जाम्पल है उनके बारे में। अब यहाँ कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जोताई के बारे में, जोताई की गहराई के बारे में, ठीक है। तो उथली जोताई की गहराई कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्यम जोताई की गहराई कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, देखो उथली जोताई में आपका जो गहराई रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 से 6 सेंटीमीटर। मध्यम जोताई में कितनी रहेगी, 15 से 20 सेंटीमीटर। गहरी जोताई में कितनी रहेगी, 25 से 30 सेंटीमीटर। और अधिक गहरी जोताई होगी उसमें आपका 30 से 35 सेंटीमीटर जो गहराई रहेगी वो होगी जोताई की, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में मतलब पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं कृषि यंत्र हेतु उपयोगी आपकी सामग्रियाँ, क्या क्या सामग्रियाँ उपयोग में ली जाती हैं कृषि यंत्रों के लिए। चलो, तो सबसे पहला जो भी आपका धातु रहेगा, आप सोचोगे कि किससे बना हुआ है, तो देखो जनरली कृषि यंत्र जो बनेगा वो आपका किससे बनेगा, लोहे से ही बनेगा, ठीक है, धातु से ही बनेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे धातु की सामग्रियों के बारे में। तो देखिए कृषि यंत्रों में मुख्यतः लोहा एवं इसकी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज आदि का भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। मेनली अगर बात करें तो आपका लोहा और इसकी जो मिश्र धातुएं होती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब जो आपका धातु की सामग्रियां हैं तो इनमें आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले देखिए आपका दिया है ढलवा लोहा, ठीक है। ढलवा लोहा क्या होता है, तो धातुओं में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इस लोहे में कार्बन का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, 2 से 4 या 3 से 3.5% आपका रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है, आप स्टार पॉइंट करके कहीं पे लिख सकते हैं। इस लोहे के द्वारा छोटे एवं सस्ते हलों के फार, एम्बी प्लाऊ, चारा काटने वाले यंत्र आदि आपकी क्या है,
बनाई जाती है, जो आपका ढलुआ लोहा होता है उससे। ठीक है, आपको रिमेंबर रखना है कि इसमें कार्बन परसेंट कितना होता है। ओके, देन है आपका दूसरा पिटवा लोहा। तो इस लोहे में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.05 टू 0.10% होता है कार्बन का जो आपका परसेंटेज है ना। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, पीट कर आसानी से इसकी चद्दर या फिर हम चादर इसकी बनाई जा सकती है, और यह लोहा आसानी से मुड़ने योग्य होती है। इसलिए इससे जो आपका पिटवा लोहा है ना, उससे क्या बनाया जाता है, तो इससे आपका स्क्रू हो गया, नट बोल्ट हो गया, जंजीर हो गया, जो छड़े हैं ना, ये सभी आपकी बनाई जाती है जो आपका पिटवा लोहा है उससे। ठीक है, तो आपको रिमेंबर रखना है ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। देन थर्ड आपका इस्पात लोहा। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.10 टू 1.5%। यह बहुत कठोर झटके सहन करने में सक्षम होता है। इसे गर्म करके आपका क्या है, तोड़ा जाता है। जो आपका इस्पात लोहा होता है ना, इसको अगर बहुत ज़ोर से भी अपन मतलब कि किसी दूसरे लोहे से अगर पीटे तो भी वो क्या रहता है, कठोर सहन करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, सक्षम होता है। मतलब जब तक इसको गर्म नहीं करेंगे अपन तब तक ये नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गर्म करके ही तोड़ा जाता है। इसके बाद है अधातु की सामग्रियाँ। हमने धातु की जो सामग्रियाँ हैं उसको डिस्कस कर लिया। धातु की सामग्रियों में ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और आपका इस्पात लोहा है। देन आपका है अधातु की सामग्रियाँ। तो इसके अंतर्गत जो सामग्रियाँ के रूप में मतलब जो प्रयोग की जाती है वो जनरली लकड़ी का होता है। ठीक है, लकड़ी से बना होता है। कुछ कुछ जो पार्ट होते हैं वो आपके लकड़ी के होते हैं, बाकी उसमें भी आपका क्या है, जो आपका धातु की जो सामग्री है ना वो मिक्सचर रहती है। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा अधातु बोल दिया है। तो अधातु की जो सामग्रियाँ होती हैं कृषि यंत्रों के लिए, तो उसमें जनरली आपका किसका यूज़ किया जाता है, तो आपका लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए आपके कृषि यंत्रों में उपयोग होने वाली सामग्रियाँ, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे अब प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्रों के बारे में। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र। इसमें सबसे पहला आपका आता है देसी हल। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है जी, देसी हल। तो हमारे देश में कृषि कार्य के लिए 60% जो है देसी हल का उपयोग किया जाता है। पहले की बात करें तो अप्रॉक्स 70% था, लेकिन अभी अगर बात करें फ़िलहाल तो हमारे इंडिया में भी अब धीरे धीरे जो आपकी मशीनरी है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। इस वजह से अब जो है आपका 60% देसी हल का उपयोग किया जा रहा है। देसी हल के द्वारा सिर्फ मृदा काटने व चीरने का कार्य होता है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। देसी हल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं सबको आपको रिमेंबर रखना है, किसी को भी उठा के दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। मृदा को काटने पर वी आकार का कूड़ बनता है तथा इस कूड़ का आकार 10x10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको क्या करना है, आपको रिमेंबर रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि देसी हल द्वारा जुताई करने पर किस आकार का कूड़ बनता है, तो आपको बताना है वी आकार का कूड़ बनता है। अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कूड़ का आकार कितना है तो 10x10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे करके आपको क्या है, बताना है। देन है देसी हल की कार्य क्षमता 0.32 हेक्टेयर पर डे होती है। मतलब कार्य क्षमता एक दिन में कितना तक जुताई कर सकता है, तो आपका 0.32 हेक्टेयर तक की जुताई कर सकता है आपका देसी हल एक दिन में। देन है देसी हल का वजन कितना होता है, तो वजन आपका होता है 16 kg और देसी हल का खिंचाव कितना है, तो 18 kg होता है। ठीक है, 80 kg। तो इस चीज़ को आपको क्या है, रिमेंबर रखना है, याद करके रखना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पूछ दिया जाएगा देसी हल का वज़न कितना होता है, ऑप्शन में दे दिए रहेंगे 18, 12, 16, 20 ऐसे करके, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 16 kg होगा। ठीक है, खिंचाव कितना होता है, तो 80 दे दिया रहेगा, 100 दे दिया रहेगा, 60 दे दिया, 40 दिया रहेगा, तो आपको 80 पे टिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए। देसी हल का प्रयोग प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में ही किया जा सकता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टिलेज के लिए आपका क्या है, जो आपका देसी हल है, जो आपका कंट्री प्लाव इसको बोलते हैं। ठीक है ना इंग्लिश में, तो जो कंट्री प्लाव है वो आपका क्या है, सुटेबल है दोनों ही आपके टिलेज में, दोनों टाइप के टिलेज में। अब डिस्कस कर लेते हैं देसी हल की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आपको जैसे इमेज शो हो रहा है यहाँ पे, आपको ये देसी हल की क्या है, आपकी
स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे ऊपर जो आपको ऊपरी भाग दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, हत्था बोलते हैं। तो इस भाग को किसान हाथ से पकड़ कर चलता है जिससे हल्का संतुलन बना रहे। बस इतना ही है हत्था के बारे में, ठीक है। अब ये आपको देख रहा होगा बॉडी, ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया। ये आपका क्या है, परोठा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परोठा बोलते हैं या फिर सुई बोलते हैं। ये आपका शेर है या फिर इसको बोला जाता है फार, ठीक है। और ये आपका क्या है, बीम है, बीम या फिर इसी को बोल दिया जाता है हरीस, ठीक है। चलिए इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो हत्था तो हमने बता ही दिया, ठीक। इसके बाद है परोठा, ठीक है, सोई। तो यह लकड़ी का बना हुआ त्रिकोणा आकृति का भाग होता है। इसी भाग में जो आपका फार है ना, यहाँ पे देख सकते हो ना, जो फार ये मैंने आपको बताया शेयर, वो आपका क्या है, लगा होता है। देखिए यहाँ पे जो परोठा दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये आपका क्या हो गया, परोठा हो गया। और इसी से आपका क्या है, देखिए जो आपका फार है ना, ये शेयर जो है वो आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका परोठा होता है, ठीक है ना, सुई जो होता है, उसी से आपका जो शेयर है या फिर जो फार है वो आपका क्या होता है, लगा होता है। और साथ ही साथ इसके द्वारा हल तल का कार्य भी आपका क्या है, किया जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, परोठा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हरीस, जिसको अपन बीम बोलते हैं। तो यह लकड़ी से बना बबूल, शीशम, सैगोन की लकड़ी जनरली यूज़ की जाती है बीम बनाने के लिए। तो यह लकड़ी से बना हल्का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई, तो लंबाई रिमेंबर रखिएगा, 2 से 3 मीटर होती है। हरीस एक तरफ जुए से तथा दूसरी तरफ हल तल से आपका क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये देख सकते हो, ये आपका क्या है, हरीस है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, हरीस है। ये देखो सबसे लंबा भाग होता है ये, ठीक है। ये किससे मिलकर जुड़ा होता है, तो ये आपका हल तल से आपका क्या है, जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ बताने की मैं वहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है और हरीस एक तरफ जुए से तथा दूसरी तरफ हल तल से जुड़ा रहता है। जुआ किसके बोलते हैं पता है, जुए जो बोलते हैं, तो जुए जो है ना उसको बोला जाता है जिससे दो, जैसे भैंस है या फिर बैल है, तो उनके जो कंधे में जो लगने वाला जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जुए बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपका जुए, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है आपका हल तल से आपका जो हरीस या बीम है वो आपका जुड़ा होता है। इसके बाद है फार या फिर शेर जिसको बोलते हैं। तो यह मृदु इस्पात से बना होता है, यानी कि छड़ से, ठीक है। त्रिकोणा व नुकीला भाग होता है जिसकी लंबाई 1.5 to 3 फीट होती है। मिट्टी चीरने का कार्य जो है वो आपका यही करता है, जो आपका फार होता है। ये किस तरीके से दिखाई देता है, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। वैसे आपने जनरली देखा ही होगा इसको, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जॉइंटर टाइप का लगा रहता है, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, ओके। इस तरीके से जो फार है ना वो आपका शेर जो है ना वो आपका होता है। और इसी को क्या किया जाता है, आपका जो हरीस है ना उसमें आपका क्या है, जोड़ दिया जाता है, ओके, सॉरी परोठा में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हरीस तो आपका बीम होता है, बीम में कहाँ रहेगा, बीम में तो जुए जुड़ा रहता है, ठीक है, परोठा में जुड़ा रहता है। इसके बाद है आपका 5वें में जॉइंटर जिसको अपन पच्चड़ बोलते हैं। इसके द्वारा हल के सभी भागों को मजबूती से जोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो हल रहता है ना, ठीक है, तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है जी, ये आपका जो पच्चड़ या जॉइंटर है, तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है आपका पच्चड़ या फिर जॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्या है रिमेंबर रखना है। देसी हल की जो संरचना है उसमें इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा देसी हल से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में, ओके। तो ये हमारा क्लास 1 था। आई थिंक आप लोगों को जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो टू द पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसको बस याद रखना है, जिसमें स्टार पॉइंट या जिसको ज़्यादा रिमेंबर रखने के लिए बोला हूँ उसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें कैसा लगा क्लास, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।